हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू। आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा था उर्दू कसीदा, आज की हिस्सा नंबर 2 है। आज की वीडियो नंबर 33 है। आज की वीडियो में हम कसीदे की अक़साम को देखेंगे, यानी किस्मों को देखेंगे, और कसीदे से मुताल्लिक़ अहम निकात और अहम मालूमात को देखेंगे। तो साथियों, आज मॉक टेस्ट भी रहने वाला है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप आज कराए जाएंगे। तो अब की बार सेकंड ग्रेड पर उर्दू क्लासेस बाय हुसैन सर। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, उर्दू जो कसीदे से मुताल्लिक़ अहम मालूमात और अहम निकात को हम देखेंगे, इनकी किस्मों को देखेंगे। तो अहम मालूमात के अंदर आपको ध्यान में रखना है, तो उर्दू अदब में कसीदा फ़ारसी से दाखिल हुआ है। उर्दू में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा और इब्राहिम जोक जैसे शोरा ने कसीदे की सिन्फ़ को आली मुकाम तक पहुँचाया। कसीदा हैयत के एतबार से यानी बनावट के एतबार से गज़ल से मिलता है। गज़ल की तरह कसीदा की भी शुरू से लेकर आखिर तक एक ही बहर होती है, यानी एक ही बहर होती है। ये भी गज़ल की तरह ही होता है। कसीदे में पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकिया इशार के आखिरी मिसरे हम काफ़िया और वह हम रदीफ़ होते हैं। कसीदे में इशार की तादाद 21 होती है और ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है। उर्दू कसीदा निगारी का आगाज़ दक्कन से हुआ है, यानी दक्कन यानी दक्षिणी भारत से हुआ है। और उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कुली कुतुब शाह है, और बाकायदा तौर पर उर्दू का पहला कसीदा गो शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा है। सोदा के बाद कसीदे की रिवायत को आगे बढ़ाने वाले शायर का नाम शेख इब्राहिम जोक है। अब कसीदे का जो बादशाह जिसे कहा जाता है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा को कहा जाता है। इसका भी हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कसीदे की अक़साम को। हम देखते हैं तो चंद मालूमात हमें होना चाहिए। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मानी मग़ज़ ग़लीज़ या गाढ़ा मग़ज़ के हैं। शायरी की इस्लाह में यानी अदब में साहित्य में कसीदा इस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मदा या हुजू बयान की जाए, यानी किसी की अच्छाई या बुराई को बयान किया जाए। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कसद से निकला है, जिसके मानी इरादा करने के हैं। कसीदे की दो किस्में होती है, यानी कसीदे की दो किस्में बनावट के लिहाज से, हैयत के लिहाज से, शक्ल के लिहाज से। तो ये एक ही नाम है। एक है तमहीदिया और खिताबिया। तमहीदिया कसीदे में शायर ममदू की तारीफ़ से तस्बीब और गुरेज के इशार पेश करता है। ममदू बोला जाता है जिसकी तारीफ़ की जाए, और मदा बोला जाता है तारीफ़ करने को। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। इसकी जो दूसरी किस्म है खिताबिया, खिताबिया में शायर सीधे ममदू की तारीफ़ बयान करना शुरू कर देता है, यानी तमहीद और गुरेज पेश नहीं करता। अब हम मौजू के लिहाज से भी हम देखते हैं, विषय के लिहाज से, मजमून के लिहाज से कसीदे की 4 किस्में हैं। मदहिया जिसमें तारीफ़ अच्छाई बयान की जाए। हुज़ुइया ये हिज़ों से बना है, इसमें बुराई बयान की जाती है। वाजिया और बयानिया, तो इसका भी हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तो मदहिया होता है जो मदह से बना होता है, यानी जिसमें अच्छाई बयान की जाती है, इसमें किसी की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे मदहिया कहते हैं। हिजोइया ये हिजो से बना है, जिसमें किसी की बुराई बयान की जाती है। वाजिया इसमें नसीहत पेश की जाती है। और बयानिया वह कसीदा होता है जिसमें मुख्तलिफ़ हालतों को बयान किया जाता है। इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तस्बीब या तमहीद
جو قصیدے کی جو تسبیب ہوتا ہے اسے تمہید بولا جاتا ہے۔ غریز ہوتا ہے جو تسبیب اور مدح کی بیچ کی کڑی ہوتی ہے۔ مدح یا حضو جس میں اچھائی یا برائی بیان کی جائے، اور عرض مطلب اور دعا قصیدے کے اجزائے ترکیبی ہیں، یعنی تسبیب، گریز، مدح یا حضو یا دعا، تو یہ 4 اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ سودا کو قصیدہ نگاری کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ تضاحک روزگار ان کا مشہور قصیدہ ہے۔ انہوں نے 39 مدحیہ اور 4 ہجویہ قصائد بطور یادگار چھوڑے ہیں۔ اب 39 جو مدحیہ جو قصیدے انہوں نے لکھے ہیں اچھائی والے، اس میں تعریف بیان کی گئی ہے، اور 4 ہے جو ہجویہ قصائد لکھے ہیں، یعنی اس میں 4 میں برائی بیان کی گئی ہے، بطور یادگار چھوڑے ہیں، جو کہ سودا کے بعد دوسرے سب سے بڑے قصیدہ نگار گزرے ہیں۔ ان کے تمام تر قصائد بہادر شاہ ظفر اور اکبر شاہ ثانی کی شان میں ملتے ہیں۔ ان کے بعد غالب اور مومن نے بھی قصیدے لکھے ہیں، یعنی تیسرے دور کے جو قصیدہ گو شاعر ہیں غالب اور مومن نے بھی قصیدے لکھے ہیں، اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ محسن کاکوری کو نعتیہ قصیدہ گوئی کا امام کہا جاتا ہے، تو اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ محسن کاکوری کو نعتیہ قصیدہ گو شاعری کا امام کہا جاتا ہے۔ بادشاہی اور درباردار کا خاتمہ قصیدہ کے زوال کا سبب بنا، یعنی بادشاہ اور درباریوں میں جو قصیدے لکھے جاتے تھے ان کے زوال سے ہی اس کا خاتمہ ہوا ہے، اس کا بھی ہمیں دھیان میں رکھنا ہے۔ اب جو قصیدہ ہے اس کا خاتمہ کس طرح ہوا ہے، کیا کارن تھے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ اردو قصیدہ گوئی کے زوال کا سب سے بڑا سبب تو ریاستوں اور جاگیروں کا خاتمہ ہے، یعنی جو بڑی بڑی ریاستیں تھیں، جاگیر تھیں، ان کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ تقریباً تمام مدحیہ قصائد انعام و اکرام کے لالچ میں لکھے گئے ہیں، اور جب انعام و اکرام سے نوازنے والے ہی نہ رہے تو قصیدے کیوں اور کس لیے لکھے جائیں۔ اس کے زوال کی دوسری وجہ فارسی و عربی کی علمیت کی کمی ہے، یعنی فارسی و عربی کی کمی ہونے کے کارن بھی اس کا زوال ہوا، یعنی خاتمہ ہونے کا کارن رہا، کیونکہ قصیدے میں پرشکوہ اور مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے عربی و فارسی علوم سے واقفیت کا چلن بہت کم ہو جانے کی وجہ سے جس طرح لکھنے والوں کی کمی ہو گئی، اسی طرح اس کے سمجھنے والے کی کمی ہو گئی۔ پہلے قصیدہ نگاری کی محرک دربار داری بھی ہوتی تھی، جب دربار داری ہی نہ رہی تو قصیدے کو تحریک ملنی بند ہو گئی، یعنی روایت ملنا بند ہو گئی۔ ان کے علاوہ بھی کچھ اور اسباب ہیں مگر اتنے اہم نہیں ہیں۔ تو اس طرح قصیدے کا خاتمہ ہوا، اور اب ہم قصیدے سے متعلق اہم سوالات کو دیکھتے ہیں جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اردو شاعری میں وہ صنف کیا کہلاتی ہے جس میں کسی کی تعریف یا حضو بیان کی جاتی ہے، یعنی مدح یا حضو یعنی تعریف یا برائی بیان کی جاتی ہے، اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ قصیدے کی 2 قسمیں کون سی ہیں؟ تو پہلی ہے خطابیہ اور دوسری ہے تمہیدیہ۔ یہ بناوٹ کے لحاظ سے قسمیں ہیں، بناوٹ بول دو، حیت بول دو یا ساخت بول دو، تو تینوں کے لحاظ سے قسمیں ہیں، خطابیہ، تمہیدیہ۔ تیسرا جو کوشچن ہے، قصیدے کے لیے پہلے شعر کے لیے لازمی شرط ہے، ردیف اور قافیہ کا ہونا ضروری ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، قصیدے کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں؟ تو تسبیب ہے، یعنی قصیدے کا جو پہلا جزو ہوتا ہے تسبیب، اسے تمہید کہتے ہیں۔ دوسرا ہے گریز، یعنی تسبیب اور مدح کو جوڑنے والی
जो कड़ी होती है वो गुरेज होता है। मदा या हुजू यानी अच्छाई या बुराई को बयान किया जाता है। और आखिर में गुरेज मतलब और दुआ, आखिर में उन्हें दुआ दी जाती है। तो ये 4 अज़ाए तरकीबी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है और उसके मायनी क्या हैं? तो कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं गलीज़ यानी गाढ़ा मगज़ के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिनफ़ कसीदा की इब्तिदा किस ज़बान की शायरी में हुई है? तो अरबी ज़बान में इसकी इब्तिदा हुई है। उर्दू में कसीदा किस शायरी के ज़ेर असर परवान चढ़ा? तो फ़ारसी शायरी के ज़ेर असर परवान चढ़ा है। उर्दू में कसीदे के औलियन नकोस यानी औलियन नमूने किन शोरा के यहाँ मिलते हैं? तो दक्कनी शोरा, सुल्तान कुली कुतुब शाह के कुलियात और नुसरती के यहाँ मिलते हैं। तो दक्कन बोला जाता है दक्षिण भारत को, है ना, इसका भी हमें ध्यान में रखना है। और शुमाली हिंद बोला जाता है उत्तर भारत को। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, शुमाली हिंद में औलियन कशीदा निगार कौन हैं? तो इसमें हैं फ़ाइज़ दहलवी है, हातिम और शाकिर और नाजी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उर्दू कशीदे के सबसे मशहूर कशीदा निगार कौन है जिन्हें इस फ़न का बेताज बादशाह कहा जाता है? तो उर्दू कशीदे का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है। इन्हें कशीदे का आफताब महताब भी कहा जाता है, यानी सूरज चांद भी इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सौदा के बाद दूसरे बड़े कशीदा निगार कौन हैं? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम जोग। और तीसरे बड़े कशीदा निगारों की अगर बात करें तो गालिब हैं और मोमिन हैं। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? साथियों, आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। साथियों, अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही पेड कोर्स लें। आपके पास 31 दिसंबर तक ये ऑफ़र है, उसके बाद इसकी फ़ीस बढ़ा दी जाएगी। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इस कोर्स को लें और अपनी तैयारी मजबूत करें। इसमें आपको अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है। ई नोट्स के दिए जा रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, हाथ से लिखे हुए नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे और 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको MCQ बेच रहेगा। बोर्ड के पेपर सोल्व कराए जाएंगे। तो आप आज ही पेड कोर्स लें और अपनी तैयारी मजबूत करें। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।